सुपरफास्ट, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के साथ ही सियासी पारा भी हाई है। 27 के रन के लिए सभी दल अपनी अपनी सियासी पिच तैयार किए जा रहे हैं। आज देवरिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगातें दी, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने दावा किया कि पहले लोग दूसरे राज्यों में अपनी पहचान बताने से डरते थे, लेकिन आज यूपी का नाम सुनते ही सामने वाले की आंखों में सम्मान नजर आता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीती सरकारों में योजनाओं का लाभ चेहरा देखकर दिया जाता था और विकास कुछ परिवारों तक सीमित था। सीएम योगी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। सीएम योगी ने देवरिया से साफ मैसेज दिया कि यूपी की पहचान अब माफिया स्टेट की नहीं बल्कि जय श्री राम की है। क्या विपक्ष इस नए सांस्कृतिक गौरव का मुकाबला अपनी पुरानी जातिवादी परंपरा से राजनीति से कर पाएगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। यानी राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था, उनको परहेज था। लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए, भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है, उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। कहीं आप चले जाइए, ये हमारी पहचान बन चुकी है। आज राम से, कृष्ण से, बाबा विश्वनाथ से हमारी पहचान बन गई है। स्वाभाविक रूप से इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। सीधे सीधे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है। हर उत्तर प्रदेश वासी की एक नई पहचान है। और सपा के समय यही पहचान क्या होती थी? गुंडे के रूप में होती थी, माफिया के रूप में होती थी। आप जाते थे देवरिया के बाहर, यूपी की बाउंड्री छोड़ करके जैसे आप चले गए, कोई पूछता था कहां से आए हैं। आपने अगर बोल दिया कि यूपी से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 कदम पीछे भागता था, 10 कदम पीछे भागता था। उन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया, क्योंकि जाति के नाम पर विभाजन करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले वे लोग थे। विकास को उन्होंने बाधित किया, जनता का शोषण किया, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। 27 के रन को लेकर हर एक सियासी दल अपनी अपनी सियासी पिच को तैयार करने में जुटे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया के दौरे पर रहे, जहां देवरिया को बड़ी सौगातें एक तरफ दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो वही जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए, साथ ही ये दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल गई है। पहले जिस उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफिया के नाम से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश की पहचान काशी, मथुरा और अयोध्या से है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान जय श्री राम के नारे से है। सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर विपक्ष पर बरसते नजर आए। बेहद आक्रामक अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि विपक्ष जब पूर्ववर्ती सरकारें थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की, तो पहचान की राजनीति होती थी, चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब सबका साथ, सबका विकास किया जा रहा है। सीएम योगी के आक्रामक अंदाज और उनकी हुंकार के बाद विपक्ष का क्या होगा रुख? 27 की लड़ाई क्या और ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगी, और क्या एक बार फिर से हिंदुत्व की पिच पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ बैटिंग करते
नजर आएंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खास मेहमानों से परिचय करा देती हूं। शशिकांत तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शैलेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत शैलेंद्र यादव जी आप ही के साथ। आज जो ये आक्रामक अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला है, जिस तरीके से विपक्ष पर बरसे हैं, साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति से लेकर पहचान देखकर योजनाओं का लाभ लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य जी, अभी मैं योगी जी को सुन रहा था, जब इस प्रदेश में जब यहाँ का नौजवान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता है, जब यहाँ नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, उससे आहत होकर जब छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, तो योगी की सरकार श्री राम का सहारा लेती है। तब उनका स्टेटमेंट आता है, अरे भाई श्री राम को कौन नहीं मानता, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्हीं से सब कुछ संभव है, कौन नहीं मानता उनको। और जो अभी आप कह रहे थे, अभी जो नीट की परीक्षा हुई, किस तरीके से पेपर लीक हुआ आदित्य जी, आप देखिए कितने कई छात्रों ने आत्महत्या कर दी। जब ये नीट की परीक्षा आदित्य जी होती है, तो जो कोई 3 साल, कोई 4 साल के अटेम्प्ट के बाद नीट की परीक्षा बच्चे सफल होते हैं। और जो बच्चा तैयारी करता है, तो सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं करता, उसका किसान पिता जो खेत में हल चलाता है, वो हल चला के फीस की तैयारी करके नीट की परीक्षा की तैयारी करती है। उसकी माँ घर का काम काज करके उस बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो नीट की परीक्षा में सफल हो जाए। तब नीट की परीक्षा, लेकिन जब पता चलता है कि नीट की परीक्षा लीक हो गई, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ऋतिक मिश्रा ने आत्महत्या कर लिया, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का रहने वाला है। कोई योगी जी से न पूछे कि ऋतिक मिश्रा ने आत्महत्या क्यों कर ली, तो ये बात कहने लगते हैं कि लोग जय श्री राम को नहीं मानते। ये कहने लगते हैं कि गुंडों की पार्टियां रही, मुद्दे को भ्रमित करना चाहते हैं। लोग इनसे न पूछे प्रदीप मेघवाल ने नीट के पेपर लीक होने पे आत्महत्या क्यों कर ली, क्योंकि जो प्रदीप मेघवाल था, उसके पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख के उस प्रदीप मेघवाल को नीट की परीक्षा की तैयारी करा रहे थे। अंशिका पांडे जो दिल्ली की हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसने आत्महत्या कर ली। इनसे कोई प्रश्न न पूछे तो मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है भाई, गुंडों की बात क्या करेंगे? शशिकांत तिवारी जी, क्या नाकामियां छुपाने के लिए जय श्री राम के नारे का सहारा लिया जा रहा है क्या? देखिए, अभी आपने समाजवादी पार्टी के साथी से जब सवाल पूछा कि किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के छवि इन लोगों ने खराब की थी, समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार बनी और इन लोगों ने किस तरह छवि खराब की, उस पे इन्होंने एक लाइन नहीं बोला। श्री राम पर बोलते रहे और उसके बाद नीट पे बोलते रहे। अरे भाई, इन लोगों ने न तो ये श्री राम को मानते हैं, न राम मंदिर को मानते हैं, और छवि खराब करने की जो बात है, योगी जी ने एकदम सही कहा कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की ऐसी छवि बना रखी थी कि कोई यहाँ पे निवेश करने को तैयार नहीं था, कोई यहाँ आने को तैयार नहीं था। आज किस तरीके से छवि बदली है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मॉडल जो है वो पूरे भारत के अन्य राज्य अपना रहे हैं। पूरे भारत के दूसरे राज्यों में तारीफ हो रही है कि मुख्यमंत्री हमको चाहिए योगी जैसा। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की दशा कैसे बना रखी थी? अभी एक हाल ही में धुरंधर 2 फिल्म आई थी, उसमें पाकिस्तान में वो एक पात्र कहता है कि यूपी वाले अतीक भाई, यानी कि अतीक अहमद से यूपी को जाना जाता था। ये कानून व्यवस्था ऐसी थी कि हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस इंस्पेक्टर को, एसपी को बोनट पर बांध करके इन लोगों ने घसीटा था। मथुरा में, जवाहर बाग में वहां के समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चतुर्वेदी एसपी की हत्या कर दी और 100-150 पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के पत्थर और लाठियों से मारा था। ये उत्तर प्रदेश की ये छवि इन लोगों ने किस तरह बनाई थी, यह पूरा देश जानता है। ये उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर एक शब्द नहीं बोला इन्होंने कि किस तरह से छवि गुंडे माफियाओं की इस पार्टी में पाए जाते हैं। इस पर अभी आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोग
किस पार्टी का नाम लेते हैं कि गुंडे माफिया किस पार्टी में रहते थे, भू माफिया किस पार्टी में रहते थे, आतंकवादियों को कौन पार्टी छुड़ाती थी, जगह जगह बस स्टेशन और कचहरी में बम फोड़ा जाता था तो उन आतंकवादियों को कौन छुड़ाता था। ये सारी बातें जो हैं जनता भूली नहीं है। जनता को याद है कि इन लोगों ने कितनी अराजकता फैला रखी थी, कैसी छवि उत्तर प्रदेश की बना रखी थी। उस छवि से निकाल करके योगी सरकार ने, योगी जी के मुख्यमंत्री काल में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाया गया है। बहुत कठिन मेहनत करने के बाद उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। आज फिल्म वाले भी आ रहे हैं, यहाँ दूसरे निवेशक भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने लोग भी आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दूसरे राज्यों को लोग अपना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं अपने अपने राज्य की सरकारों से कि मुख्यमंत्री योगी जैसा कानून हमारे राज्य में भी लागू करें। ठीक है, योगी मॉडल हिट है, ये कहना है आपका। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आपने तो कई मुख्यमंत्रियों का शासनकाल जो है वो देखा है, क्या लगता है आज के उत्तर प्रदेश में और पहले के उत्तर प्रदेश में अगर तुलना की जाए कितना अंतर, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो दावे कर रहे थे उनमें कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है? देखो, राज्य तो वही है, मुख्यमंत्रियों के कार्य प्रणाली की तुलना एक दूसरे से की जा सकती है। उत्तर प्रदेश तो जैसे पहले था वैसे आज भी है। जहाँ तक मुख्यमंत्रियों के लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अगर मेरी नज़र में अगर सबसे अच्छा राज्य शासन प्रणाली कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी का रहा है तो वो मायावती जी का रहा है। मायावती जी ने तुरंत वो डिसीजन लेती थी और उन्होंने बहुत, मतलब उनके कार्यकाल में ये माना जा सकता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति और लोगों से बेहतर रहा करती थी। जहाँ तक योगी जी का मामला है, योगी जी के शासनकाल में भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिससे बचा जा सकता था। जैसे पैर में गोली मारना, इनकाउंटर करना, तो उसका एक तरीका है। अगर इनकाउंटर होता है तो दोनों तरफ से गोलियां चलनी चाहिए। बहरहाल इस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कानून व्यवस्था की दृष्टि से योगी सरकार को बेहतर कहा जा सकता है। जी, बेहतर कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में, नरेंद्र श्रीवास्तव जी? नहीं, हर सरकार का अपना काम करने का तरीका होता है। उस सरकार में भी, लेकिन आज जिस पहचान की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश की पहचान पहले क्या थी, पहले माफिया, गुंडे, अतीक अहमद से पहचान थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते नजर आ रहे थे। आज के उत्तर प्रदेश की पहचान क्या जय श्री राम से होती है? आज के उत्तर प्रदेश की पहचान क्या अयोध्या, काशी और मथुरा से होती है, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? या ये माना जाए कि दरअसल 27 का रण करीब है, इसलिए हिंदुत्व का कार्ड एक बार फिर से? देखिए, डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी ने जो बात कही है वो उनको कहना ही चाहिए। वो अपनी पार्टी का पक्ष रखे, अच्छे तरीके से रखना ही चाहिए, वो उन्होंने किया। अब जहाँ तक बात ये है कि पहले अच्छा था, आज अच्छा है, और राम नाम और काशी मथुरा वगैरह वगैरह, देखो मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैंने एक एक चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ घटनाओं का। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा तो था, है और रहेगा भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो नौजवानों के मुद्दे हैं। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति बहुत उसको हास्य में भी ले सकता है। जैसे वो काकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया बड़ी तेज निकली है, और देखते देखते उसकी जो लोकप्रियता है, संख्या की दृष्टि से मैंने तो उसको नहीं देखा, लेकिन लोग बता रहे हैं कि किसी भी पार्टी से ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ गई है। काकरोच जनता पार्टी हर एक पार्टी को पीछे छोड़ रही है सोशल मीडिया पर। इसका यह मतलब है, इसको जो हल्के में ले मैं नहीं लेता, इसका ये मतलब कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आक्रोश में रहा है। वो वैक्यूम को फिलअप करना चाहता है, वैक्यूम है, ये मान रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, काकरोच जनता पार्टी जो है अभी केवल वो सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन लगातार वो बढ़ रही है। कोई मुझे बता रहा था कि उसका इंस्टाग्राम जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर इंस्टाग्राम ब्लॉक न किया होता तो हो सकता है संख्या और ज्यादा हो जाती। अकाउंट बैन किया गया है ना जी, एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बैन किया गया है भारत तो में। मेरे कहने का ये मतलब है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसको जो हल्के में ले मैं तो नहीं लेता। एक बहुत बड़ा वर्ग आक्रोश में है,
उसको लग रहा है कि कमी है कुछ और उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन सिग्नल नहीं है, ये रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है और इसको गंभीरता से लेकर के लोगों से बातचीत करके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। जी ठीक है, शशिलेंद्र यादव जी, अतीक अहमद से पहचान होती थी पहले उत्तर प्रदेश की, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि माफिया गुंडे इनके लिए पहचाना जाता था यूपी, लेकिन आज देखिए कैसे विकास की रफ्तार जो है वो तमाम एक्सप्रेसवेज के जरिए दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश में आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कहा जा रहा है। कितना सही मानते हैं इन तर्कों को और कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि अगर जनता ने इन तथ्यों को सही मान लिया तो फिर 27 में समाजवादी पार्टी का जो आने का आप लोग दावा कर रहे हैं वो तो धरा रह जाएगा। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जो जिन गुंडों की बात कर रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब तक कोई नेता विपक्ष में होता है या कोई माफिया विपक्ष में होता है, अगर होता है, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें वो धुलते हैं, स्वच्छ और साफ हो जाते हैं। योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे और जब इनकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो जो अपने ऊपर मुकदमे थे इन्होंने वापस ले लिए। यही हाल केशव मौर्य जी का था जो डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे और जैसे उप मुख्यमंत्री बने दर्जनों मुकदमे वापस ले लिए गए। मैं जिलेवार बता दूंगा आपको, प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी इनके नेता हैं, उनके ऊपर अपहरण और हत्या के मुकदमे हैं। आप देख लीजिए, गूगल का जमाना है, चेक कर लीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है। उन्नाव की घटना, धर्मपाल सिंह है तो भाजपा के ना, धर्मपाल सिंह बरेली, योगेंद्र उपाध्याय आगरा, विजय मिश्रा गाजीपुर, विजय राजभर मऊ, संजय निषाद गोरखपुर और चिन्मयानंद जी जो इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, रेप के आरोप में जेल गए थे, उन पे आरोप भी सिद्ध हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो गुंडों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कानून व्यवस्था की क्या बात करेंगे आदित्य जी? अभी मैं वीडियो देख रहा था, मथुरा की एक घटना, मथुरा की नहरोली में एक दलित समाज की 2 बेटियों की एक शादी थी, गौतम समाज के लोगों की। चूंकि पिता गरीब थे, उन्होंने सोचा कि मैं 2 बेटियों के एक साथ शादी कर दूं पैसा बचाने के लिए, हर कोई करता है। योगी के सामंती गुंडों ने, चूंकि जो दूल्हा था वो घोड़ी पे चढ़ के आ रहा था, उसको अपमानित किया, उसको डंडे से मारा, दूल्हे को मारा, पूरी बारात को दूल्हे लाठियों से मारा। ये क्या गुंडाई नहीं है क्या ये गुंडाई सत्यकांत तिवारी जी को नहीं दिखती? कानपुर की घटना 3 दिन पहले मैं बताना चाहता हूं, तिवारी जी सुनिएगा। एक दलित परिवार ने एक हैंडपंप में पानी पी लिया, योगी के सामंतियों ने बाप बेटे को अपमानित किया, थूक के चटाया और जूते से पानी पिलाया। शशिकांत जी, ये कानून व्यवस्था के दायरे में क्या नहीं आता क्या? अगर मैं हत्याओं का सिलसिला बताना शुरू कर दूंगा तो सुबह शाम हो जाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 10-12 मर्डर इस पूरे प्रदेश में ना होते हो, इस जिले में ना होते हो, मोहल्लों में ना होते हो। अभी आप श्रीनगर बरसिंह खेड़ा की बात बताना चाहता हूं आपको। एक चौकी इंचार्ज इतना प्रताड़ित कर दिया एक साथी अनुज था कि उसकी हत्या हो गई। चाहे उसको आप आत्महत्या कह लीजिए, चाहे हत्या कह लीजिए, पुलिस उसको आत्महत्या कह रही है, लेकिन इस तरीके से प्रताड़ना कर रही है, पुलिस प्रताड़ना कर रही है। देखिए, मुद्दों पे आइए, कहने से काम नहीं चलेगा कि पिछली सरकारों में, भाई ये अभी जिस शिवेंदु अधिकारी बंगाल की जब टीएमसी में हुआ करते थे, क्या कहते थे? भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। मुख्यमंत्री बना दिया आपने, भ्रष्टाचार खत्म। हेमंत विश्व शर्मा पहले भ्रष्टाचारी थे, आपकी सरकार में आ गए, मुख्यमंत्री बना दिया, भ्रष्टाचार खत्म। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है। तो अतीक अहमद अगर भाजपा में चले जाते तो बिल्कुल दाग धुल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। शशिकांत तिवारी जी, बड़ा सवाल है भाई। अतीक अहमद अगर भाजपा में शामिल हो गए होते तो अतीक अहमद माफिया नहीं रह जाते क्या? करप्ट नहीं रह जाते? आदित्य जी, ऐसा है क्या? जी देखिए इसको जरा थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे, आपके जो हम हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहेंगे।
अभी इन्होंने योगी जी का नाम लिया। योगी जी पे जो भी मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया, जो भी मुकदमे हैं राजनीतिक मुकदमे हैं। नंदी का नाम लिया, नंद गोपाल नंदी खुद पीड़ित रहे, उनके ऊपर बम चला करके उनको मारा गया। जिसका जिसका नाम ले रहा है वो सब राजनीतिक मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे। योगी जी तो जब उनकी अभी उम्र हुई संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने की, वो उम्र पूरा होते हुए सांसद हो, और आज से 5 बार सांसद रहे और आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो वो तो अपना पूरा जीवन काल ही जनता की सेवा में, संसदीय परंपरा में बिताए। तो जो भी लगे उनको, मुलायम सिंह यादव की सरकार में अरेस्ट करवाया गया, वो संसद में रोने लगे थे। तो वो सरकार के द्वारा पीड़ित किस तरह किया गया राजनीतिक तरीके से, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है देश के लिए, सबसे बड़ा उदाहरण। शैलेंद्र यादव जी, सुनिए, राजनीतिक षड्यंत्र में कैसे फंसाए जाते हैं नेता जब जिसकी सरकार होती है तो वो अंतिम लाइन ले लीजिए, दलों तब के इनसे नेताओं प्रश्न को जो है रखिएगा। टारगेट पर लेता है। शैलेंद्र यादव जी, देखिए, ये बात सही है? देखिए आदिति जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोग बातें अच्छी करते हैं, लेकिन हमने इनसे जो पूछा, जो घटनाएं ये हुई, नहीं, योगी उनकी जिम्मेदारी आदित्यनाथ को कौन लेगा? मुलायम सरकार में नहीं फंसाया गया था राजनीतिक षड्यंत्र के तहत? देखिए आदिति जी, ऐसा कोई घटना नहीं है जो शशिकांत तिवारी जी अभी जिक्र कर रहे थे। ऐसा नहीं था। अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध थे। राजनीतिक कोई धरना प्रदर्शन का कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं था। अभी मैंने चिन्मयानंद की बात की, आप बताइए क्या वो अपराधी थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? चिन्मयानंद का वीडियो तो भाई तो फिर सभी ने देखा तो था। वो अपराधी थे? कभी आपने जिक्र किया क्या उनका? ठीक है, शशिकांत तिवारी जी, जी अति जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, जी मैं जी, उसको बात पूरा कंप्लीट कर, करिए अपनी। हाँ मेरी बात पूरा कर दूं। अतीक अहमद का आपने नाम लिया, क्या उसमें भाजपा में आ जाते तो धुल जाते क्या? अतीक अहमद क्यों भाजपा में आ जाते? मुख्तार अंसारी क्यों भाजपा में आ जाते? ये इनके ऊपर जो भी मुकदमे थे वो सब आपराधिक मुकदमे थे, और आपराधिक मुकदमे वाले लोग ही हमेशा समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अतीक अहमद रहे हो तो, मुख्तार अंसारी रहे हो तो, चिन्मयानंद जी का नाम ले रहे। चिन्मयानंद जी को जब सजा हो गई तो चिन्मयानंद जी अभी भारतीय जनता पार्टी के न किसी पद पे है न मंत्री हैं, वह जेल की सजा काटे, और उसके बाद से आज की तारीख में वह भाजपा पदाधिकारी नहीं है। अब जो उनको सजा हो गई, जब कोई अपराध हुआ होगा सजा हुई होगी, वो अलग बात है। आपके यहाँ जितने मंत्री थे, इनके एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनका रिकॉर्ड निकाल करके अगर आप गूगल पे अभी देखें तो जो उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव सरकार में शिक्षा मंत्री हो, वो आपराधिक मुकदमों की फेरहिस्त से भरा पड़ा हो, वो व्यक्ति शिक्षा मंत्री। कितना बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश के साथ इन लोगों ने किया। वही बात 26 की बात हो रही है, वही योगी जी ने कहा है कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की कितनी, जब दूसरे राज्य के लोग जब सुनते थे कि इनके यहाँ शिक्षा मंत्री ही सबसे आपराधिक छवि के लोग बनाए जाते हैं, तो कैसी छवि बनती थी? तो हमारा जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो उत्तर प्रदेश के लोग जाते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उस नजरिए से देखा जाता था। वहां के लोग अछूत समझते थे उत्तर प्रदेश के लोगों को। आज महाराष्ट्र और गुजरात के लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र के लोग हर तरीके से, चाहे वो जिस विधा में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे अन्य जो भी तरीके के हैं, बड़े बड़े काम पर ठेके पट्टे से लेकर के हर चीज में वो रुचि रखते हैं। पहले उनको तो भरोसा नहीं था कि हम अगर ठेका पट्टा में यहाँ ईएमडी जमा कर देंगे तो हमको वापस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी कार्य पद्धति रही है सरकारों की। आज वह करोड़ों करोड़, कई हजार करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो छवि हर तरीके से बदली है, कानून व्यवस्था के रूप में भी बदली है। हमारे अभी तो नरेंद्र श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे आप, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि भाई बसपा का जो शासनकाल था, मायावती का जो शासनकाल था, वो सबसे अच्छा था कानून व्यवस्था के नाम पर अगर बात की जाए तो। उससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसी शासनकाल में नहीं देखा गया, और जबकि एनकाउंटर्स का जो रेशियो है वो काफी कम था आज के दौर की अगर बात की जाए। इसका जवाब मैं दूं? जी हाँ ठीक है। अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बसपा कार्यकाल अच्छा था। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर आप मान लें तो भी सपा का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, समाजवादी पार्टी का तो नाम नहीं लिया उन्होंने। यह मानते हैं ना, नरेंद्र श्रीवास्तव जी मान रहे हैं कि हाँ समाजवादी पार्टी के समय बहुत खराब था शासन। तो
मायावती जी को जो अगर क्लीन चिट दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दें। क्या क्या दिक्कतें थी उस पर कभी विषय आएगा तो हम लोग बताएंगे। ठीक है लेकिन शशिकांत तिवारी जी, लेकिन समाजवादी पार्टी देखिए को तो अभी क्लीन चिट आपने नहीं जो दिया बयान दिया है, इन्होंने। कहीं ऐसा ना हो कि सपा के लोग ये समझ लें कि भाई बीजेपी की बी टीम है तो क्यों आपको आपत्ति होगी मायावती की तारीफ होने पर, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि समाजवादी नहीं, पार्टी कहाँ को बी यही टीम? मैसेज जा रहा होगा आपके बयान से कि नहीं, मायावती से कहाँ इसलिए बी टीम आपत्ति नहीं होंगी? है। मायावती जी खुद एक राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो कैसा बी टीम? आज वो खत्म हो गई, जनता ने उनको खत्म कर दिया और जो उनके वोटर थे, मतदाता थे, वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया। नरेंद्र मोदी जी उनके नेता है आज की तारीख में। तो कहीं कोई बी टीम वाली कोई बात नहीं है, वो सब मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इन नरेंद्र श्रीवास्तव जी ने ये तो नहीं कहा ना कि समाजवादी पार्टी का कानून व्यवस्था अच्छा था। निठारी ठीक है। कांड जैसे कांड हुआ करते थे और शिवपाल यादव ने कहा ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो ये छवि बना करके इन लोगों ने उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान किया था। ठीक है, नरेंद्र श्रीवास्तव जी जी, क्या कहेंगे भाई इस पर? किस पर? शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि हमें मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था अच्छी है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है। कौन कितनी बड़ी माफिया गुंडों की पार्टी है? देखिए, ऐसा है, माफिया और गुंडे किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो अपने सुविधा अनुसार पार्टी चुन लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है तिवारी जी हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं वो अपनी सुविधा अनुसार पार्टी न किसी पार्टी में जगह ठीक ठाक बना लेते हैं। मैं तिवारी जी से एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा, हालांकि तिवारी जी शायद इस पर कुछ बोले हैं। तिवारी जी, अभी नीट परीक्षा की बात हो रही थी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसके जो चेयरमैन हैं मिस्टर जोशी जी, उनका बयान आया है कि नीट में परीक्षा लीक ही नहीं हुई है। जब तक सीबीआई यह रिपोर्ट नहीं दे देगी कि परीक्षा लीक हुआ है, कम से कम वो नहीं मानने को तैयार है कि नीट परीक्षा लीक हुई है। आप बताइए भैया, पूरी परीक्षा कैंसिल हो गई और इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरीके के बयान दे रहा है। तो तिवारी जी, ये सब देखने की ज़रूरत है। तू बड़ा मैं बड़ा, तेरी चद्दर ज़्यादा सफ़ेद है, मेरी चद्दर कम सफ़ेद है, ये गलत वो गलत, ये सही वो सही, इन सब बातों के बजाय समाज को कैसे आगे ले जाया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके के बयान देगा तो उसने तो केंद्र सरकार पर जो है वो उंगली उठा दी, क्योंकि नीट की परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कैंसिल की है। तो तिवारी जी, मुझे लगता है इस सब पर भी बात होनी चाहिए। शशिकांत तिवारी जी, अभी देखिए सीजेपी बन चुकी है सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फॉलोवर्स भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे निकल चुके हैं। क्या ये नहीं लगता कि युवाओं का आक्रोश जो है वो सोशल मीडिया पर दिख रहा है? अब यही शायद आक्रोश की वजह है, यही पेपर लीक है, यही करप्शन है, यही बेरोजगारी है। देखिए, पेपर लीक का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सबके लिए चिंता का विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, सब लोग चिंतित हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक को रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। छात्रों का जो भी हमारे युवाओं का भविष्य जता दी जाती है, फिर अगले लीक का इंतजार किया जाता है। 2024 में भी वही हुआ, 2026 में भी वही हुआ। ये पैटर्न चेंज कब होगा? निश्चित रूप से हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकारों के लिए चिंता का विषय है कि युवा हम एक कदम आगे जाने की कोशिश करते हैं तो एक कदम पीछे कैसे हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पे कई बार कड़ाई से हमारी सरकार के मुखियाओं ने बयान दिया। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने, योगी जी ने तो कानून तक बना दिया कि हमको जेल में सड़ा देंगे और सजा का प्रावधान बढ़वा दिया। सजा हुई है कानून से? शशिकांत तिवारी जी, जो कानून बना है ठोस, उससे कितने लोगों को सजा हुई है? कितने लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा है कि भाई अगर पेपर लीक में संलिप्तता पाई गई तो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा? बहुत लोग जेल में हैं। पुलिस है भाई आपकी, तो उसके बावजूद इतने बेखौफ कैसे हैं अपराधी पेपर लीक वाले? हाँ, पेपर लीक वाले तमाम रैकेट के लोग पकड़े गए हैं, बहुत लोग जेल में हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एक बात नरेंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा है कि तो मैं उनके सफाई में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी दोषी होता है, आरोपी होता है, उसको कोर्ट भी और मीडिया भी उसका भी पक्ष लेती है कि भैया आपका क्या कहना है। तो उसके पक्ष में उन्होंने अपनी बात कही है, तो उनकी बात को हम अपना पक्ष तो हम मान नहीं रहे हैं, वो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जो
यूपी नीट के पेपर के जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन उससे वो न तो बरी हो जाते हैं, न तो उससे वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं। निश्चित रूप से उनके ऊपर जब जांच बैठी है, जांच हो रही है, जांच में दोषी सिद्ध होंगे जो लोग दोषी सिद्ध होंगे, जो पेपर लीक कराने वाले होंगे, लेकिन नहीं सवाल कराने तो वाले ये है होंगे, ना कि सारा ये कुछ सिलसिला सामने आएगा थमेगा देश कब के और सामने। कैसे थमेगा? शशिकांत तिवारी जी, आरओ की भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली थी, पहले पेपर लीक होता है, री एग्जाम होता है, और अभी देखिए रिजल्ट आने के बाद भी वो भर्ती जो है वो अटकी हुई है। हाईकोर्ट का स्टे लग गया है क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया जो है उसको ठीक से लागू नहीं किया गया भर्ती में। इसका खामियाजा किसको भुगतना होगा, छात्रों को या सरकार को? जरा प्रश्न दोहराइए थोड़ा सा। शशिकांत तिवारी जी, डिस्टर्ब हो मेरा गए। सवाल ये है कि अभी देखिए आरओ की भर्ती आई थी, पेपर लीक हो जाता है, उसका भी री एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट भी आ जाता है हाल फिलहाल में, उसके बाद भर्ती जो है वो कोर्ट में लंबित है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है क्योंकि उसमें आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसका खामियाजा कल को अगर आदेश आता है हाईकोर्ट का कुछ, तो किसे भुगतना होगा? देखिए, जो कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश को तो मानना ही पड़ेगा। कोर्ट जो कहेगा उसको आयोग सरकार की भी नाकामी मानेगी। नहीं मानेंगे क्या? आयोग ने किस तरीके से इसमें हिला हवाली के आरक्षण में, ये नहीं मानेंगे क्या? अदिति जी, आयोग के कार्यों को कितना सुधारा गया है। समाजवादी पार्टी के टाइम में यूपीएससी, जो यूपी के चेयरमैन थे अनिल यादव, किस तरह से जेल में गए थे, कैसे लोगों को इन लोगों ने बिठा रखा था। खुद वो योग्य व्यक्ति नहीं थे, उनके फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके खुद वो आयोग के चेयरमैन बने हुए थे, वह जेल में गए। तो योगी सरकार ने पहला काम यही किया कि भाई सबसे पहले यूपीएससी जो उत्तर प्रदेश का है सेवा आयोग, उसकी सफाई की, उन लोगों को बाहर किया और ट्रांसपेरेंट तरीके से आयोग के सदस्यों को भर्ती किया गया है। सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हमारे लिए भी चिंता का विषय है। सब अच्छा निश्चित काम रूप कर रहे हैं, से लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है, भर्तियों में आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, भर्तियां कोर्ट में लटक जा रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे आरओ का परीक्षा हो। शशिकांत तिवारी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आज आयोग ठीक से काम कर रहा है तो फिर ये सारी नाकामियां क्यों सामने आ रही हैं? नहीं, 69,000 जो शिक्षक की भर्ती है वो अलग विषय है, वो तो कोर्ट का विषय है। वो आयोग का विषय अब रहा नहीं गया, वो तो कोर्ट का विषय है। और जब कोर्ट जो फैसला देगा उस पर वो। शशिकांत तिवारी जी, कोर्ट का विषय क्यों बना है? कोर्ट का विषय दोनों पक्ष से बना हुआ है। वो जो उसके लाभार्थी हैं वो भी कोर्ट गए, तो दोनों तरफ से गया ना, अपनी अपनी दलीलें वो रख रहे हैं, इसलिए कोर्ट का विषय बना इसमें हुआ। लेकिन आयोग का कोई विषय नहीं, आयोग की कोई नाकामी नहीं है। नहीं, आयोग ने अपने तरीके से सरकार को जो पक्ष रखा है, सरकार उसको कोर्ट में रखती है, लेकिन लाभार्थियों को लगा कि नहीं, हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, हमारी बातों को नहीं रखा गया, इसलिए कोर्ट में वह उसके लंबित है। जब उसका फैसला आएगा तो होगा कार्यान्वित, तो बिल्कुल होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। नीट परीक्षा लीक से जो पीड़ित हैं, पेपर लीक से पीड़ित अभ्यर्थी जो युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको भी जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को बता रहा है। शशिलेंद्र यादव जी, देखिए आदित्य जी, मैं अभी नेता बीजेपी को सुन रहा था, ये 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे। भाई, शिक्षक भर्ती जो 69,000 की हुई, उसमें पिछड़ी जात की आरक्षण में अनियमितता पाई गई। 27% के हिसाब से जो उनकी सीटें होती वो नहीं आई। भाई, भर्ती तो सरकार ने की, क्यों उनको कम सीटें दी गई? दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 69,000 की भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का आरक्षण में अनियमितता पाई गई है उनको ज्वाइन कराया जाए। सरकार ने आज तक ज्वाइन नहीं कराया। इको गार्डन में आप देख लीजिए, आज भी बैठे हैं। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आदित्य जी, वो बेचारे लेट के चल रहे थे, रेंग रहे थे जैसे कोई कीड़े मकोड़े रेंग रहे हो। कई सालों से बैठे हैं, बता ही दिया गया है, कई सालों से बैठे हैं। युवा तो कॉकरोच है, कीड़े दूसरी मकोड़ों बात, की तरह ही रेंगेगा। क्यों शशिकांत तिवारी जी? दूसरी बात, भाई देखिए, अब युवाओं को काकरोच किसने कहा? हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने तो कहा नहीं। जिसने कहा उसके खिलाफ आक्रोश है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो कोई। अरे आपकी सरकार ने कहा नहीं तो आपके किसी नेता ने आवाज उठाई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस देश का बेरोजगार के लिए काकरोच की आप तुलना करेंगे? आपने आवाज उठाई क्या उसके खिलाफ? सरकार आपकी जवाबदेही किसकी होगी? सुनिए, आप लोग क्या आवाज उठाते हैं? आप तो
69,000 शिक्षकों को आप रोज जो है गलत दिशा दिखाते हैं। आप लोग 69,000 आप लोगों का शिक्षक काम ही पिछड़ी भड़काना जात के है। लोगों से राहुल अनियमितता हुई है गांधी, कि नहीं अखिलेश हुई यादव है? का काम ही तिवारी जी, भड़काना है। आप रोज दूसरों को 69,000 भड़काते रहिए, शिक्षक काम तो कुछ भर्ती करिए मत। जो जब आरक्षण आपकी में सरकार अनियमितता बने पाई तो गई है, अनिल क्या यादव वो जैसे गलत है को क्या? आयोग का चेयरमैन बना क्या इस दीजिए। देश में आप क्या बताएंगे? आरक्षण के आप क्या हिसाब से अनुपात बताएंगे? में नौकरियां जिसने मिलनी का- चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए। आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन लोगों को नौकरियां क्यों आप ज्वाइन नहीं करा रहे? बताइए आप। जिसने काकरोच कहा, ये सवाल उससे पूछिए आप कि क्यों कहा, और आक्रोश है तो उसके खिलाफ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? ठीक है, दूसरी ये बात भर्तियां ये क्यों लंबित जरूर है, है, इससे तो पार्टी इनका का लेना काम- देना है ना। इससे तो सरकार का लेना देना है कि भर्तियां क्यों लंबित हैं, क्यों आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे ये आरोप की भर्ती का मामला, ये भी कब तक लंबित रहेगी, कब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, ये भी कहना मुश्किल है। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करता है कि उसे नौकरी मिल जाए, नौकरी के लिए लगातार मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर एग्जाम देता है, पास हो जाता है, रिजल्ट आता है, खुशियां मनाता है, फिर पता चलता है भर्ती तो लटक गई है कोर्ट में। हाँ बिल्कुल, हम युवाओं के प्रति जवाबदेह हैं, हम युवाओं के प्रति जिम्मेदार हैं, और जो भी पक्ष है वो सरकार ने यो कोर्ट में रखा हुआ है, कोर्ट में अपने सरकार ने अपने पक्ष को रखा हुआ है, और युवाओं के रोजगार से संबंधित जो भी बातें हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। ठीक हम है। समय समय देखिए, अभी योगी जी ने 11,000 शिक्षकों की भर्ती घोषणा कर दी। अब हमारे 11,000 शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं। 50,000 पुलिस वालों की भर्ती हुई, अब 11,000 69,000 शिक्षक कोर्ट भर्ती के होने जा चक्कर रहे हैं। लगाते रहेंगे, 11,000 नए भर्ती हो जाएंगे। ठीक है शशिलेंद्र यादव जी, लेकिन देखिए अगर सपा सरकार की बात कर ली जाए, कानून व्यवस्था कैसी थी ये किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जो है वो इस बात को जानता है कि कैसी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी थी, कैसे गुंडागर्दी खुलेआम होती थी। देखिए आदित्य जी, इससे बच नहीं सकते आप। देखिए आदित्य जी, कानून व्यवस्था अखिलेश सरकार में जिस अनुपात में लोग चर्चा कर रहे हैं उस अनुपात में बिगड़ी नहीं थी। आप देखिए, अभी पत्रकार महोदय जो हमारी कह रहे थे कि बात से मैं सहमत हूँ। अभी ये नीट परीक्षा की बात कर रहे थे, हमको सिर्फ शशिकांत जी एक बात बता दें, उसका उत्तर दे दें। भाई ये 2026 में ही पेपर लीक नहीं हुआ है नीट का, इससे पहले भी कई वर्षों में नीट की परीक्षा लीक हुई। 2024 में जब ये परीक्षा नीट की परीक्षा लीक हुई तो उस समय जो एक एजेंसी एनटीए जो ये पेपर कराती है, उसके तत्कालीन जो डीजे थे सुबोध सिंह थे। सरकार ने जब पेपर लीक हुआ तो जनता को बैलेंस करने के लिए उनको डीजे के पद से हटा दिया, डीजे के पद से हटा दिया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया। जो व्यक्ति दोषी है उसको आपने प्रमुख सचिव को बनाया। ये दोहरा मापदंड क्यों शशिकांत जी? उत्तर दीजिए इस बात का। अगर सुबोध सिंह जी गुनाहगार थे तो उनको आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव क्यों बनाया? बोलूं मैं? हाँ देखिए ऐसा है कि वो अनिल यादव तो नहीं निकले, वो अरे अनिल यादव भाई, निकले होते तो जेल 10 चले साल से जाते। आप हैं, उन्होंने क्यों नहीं अनिल किया? यादव- हमने क्यों नहीं सुनिए, किया? सुनिए। पिछली सरकारों का सुनिए। विधवा विलाप कब तक चलेगा? मेरी बात का उत्तर दीजिए। सुबोध सिंह ने आपने क्यों बनाया, इस बात का उत्तर दीजिए। पिछली सरकार अरे में तो 5 सुनिए है तो। तो आप 8 करेंगे। सुनिए, पिछली सरकार पूरी में बात कानून सुनिए। व्यवस्था ये थी तो आप बिगाड़ेंगे? अरे भाई, पिछली सरकारी की नाकामियों से तुलना करेंगे क्या? आपको पूरी तुलना बात करनी सुनिए। है ठीक है। हमारे अच्छे ठीक है, कार्यों से शशिलेंद्र करिए। जी, शशिलेंद्र जी, जब प्रश्न किए तो पूरी बात। शशिकांत जी, पिछली सरकारों की नाकामियां ही थी, इसीलिए जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, वो भी एक बार नहीं 2 बार चुना। देखिए, जब पेपर लीक हुए हैं तो जिम्मेदारों को, जो भी उसके जिम्मेदार ठहराए गए लोग हैं, वो सारे जेल में पकड़े गए हैं, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जिसका नाम ये ले रहे हैं तो उनके खिलाफ भी उनको तत्काल हटाया गया था। हटाने के बाद से वो उनका दोष, किन्हीं और अन्य लोगों का दोष मिला, उनका दोष नहीं मिला होगा तो भाई उनको फिर कहीं और बहाली मिल गई होगी। अनिल है। यादव थोड़ी थे वो ठीक कि है। अनिल यादव की तरह उनको तुरंत जेल भेजते। अनिल यादव दोषी थे तो जेल भेजे गए। अनिल यादव को समाजवादी ठीक है, ये पार्टी जांच का सरकार के विषय है शशिकांत जी, ये जांच का विषय है कि कौन कितना दोषी है, लेकिन 27 की लड़ाई जो है वो उसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग करेंगे आप? देखिए, हिंदुत्व भी हमारा है, युवा भी हमारे हैं,
युवाओं के रोजगार के लिए हमारी चिंता है, हमारे प्रदेश के लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, कानून व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी, राम मंदिर का और किस तरह से लोग दर्शन कर पाएंगे, या मथुरा और काशी और ज्ञानवापी कैसे दर्शन कर पाएंगे, सारा विषय हमारा है और हम सब पे चलेंगे, सब में संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे सेवा करता है और 12 महीने सेवा करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। सरकार भी उन मुद्दों, हर मुद्दों पे काम कर रही है जो मुद्दे आवश्यक है। ठीक है, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, दोनों ही पार्टी के नेताओं को आपने सुना है। 27 करण जो है उसमें बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आक्रामक तेवर है वो देखने को मिल रहा है। क्या ये नहीं लगता कि एक तरफ पीडीए का राग समाजवादी पार्टी का है, दूसरी तरफ हिंदुत्व का कार्ड योगी आदित्यनाथ का, कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये तो समय बताएगा, वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ेगा। अभी से उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन एक चीज़ होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, तैयार रहती है। दूसरी पार्टियां भी अपने स्तर से तैयारी करती हैं, लेकिन इसमें इसको बेहिचक स्वीकार किया जा सकता है कि बीजेपी जो है हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। नंबर एक जी, शशिकांत तिवारी जी, मेरे मन में एक बात कौंधती रहती है कि ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हूँ, यहाँ बैठे सारे लोग हिंदू हैं, मंदिर की बात तो होनी ही चाहिए, मंदिर की बात बिल्कुल होनी चाहिए और मजबूती के साथ होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठता रहता है, वो ये है कि जो सरकारी कॉलेज है, ख़ासतौर पर इंटर कॉलेज, सरकारी कॉलेज और एडेड कॉलेज, उन दोनों में वो मास्टर भी अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराता जो उसमें पढ़ा रहा है। प्राइमरी टू इंटर की बात मैं कर रहा हूँ। अब हमको एक चीज़ बताइए, इसका मतलब है कि वो अध्यापक भी नहीं जान रहा है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए शिक्षा का वो नहीं है। ये हम कब दूर करेंगे? ये कैसे ठीक होगा? और दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल लगातार कम होते जा रहे हैं मर्जिंग की वजह से, तो ये सारी चीज़ें कब उठेंगी? मंदिर वगैरह तो होना ही चाहिए, चलिए ठीक है, मानता हूँ मंदिर होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए और एनकाउंटर भी होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक इशूज हैं, प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी भारी इतनी भरकम ज्यादा है, सामान्य आदमी छिपी उसमें नहीं पढ़ा है। नहीं सकता अपने बच्चों को। और आने वाले दिनों में और ज्यादा महंगाई की मार पड़ेगी। तो तिवारी जी, इस पर हम लोग कब चर्चा करेंगे? इसको कैसे ठीक किया जाए? आप नौजवान हैं, आप अच्छे वक्ता हैं और इतनी देर की बातचीत से मैं समझ गया कि आप शालीन भी हैं, तो मुझे तो बड़ा कष्ट होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी में इस बात को उठाइए कि इस पर भी काम हो और इसमें भी लोग लगें। बाकी तो मंदिर वगैरह सब चलता रहेगा, हालांकि गलती आपकी नहीं है, जनता जो है वो इसी पर वोट दे रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी जिस पर जनता वोट दे रही है पॉलिटिकल पार्टी उसी तरफ खींच के ले जाएगी। बिल्कुल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी कुछ ऐसा ही था कि राम मंदिर बन गया, आपने वोट दिया और ये आशीर्वाद जो है भगवान का वो आपको भी मिल रहा है। शशिकांत तिवारी जी, देखिए, नरेंद्र श्रीवास्तव जी ने बहुत एक गंभीर मुद्दा को उठाया है और बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन यह एक दिन में थोड़ी बिगड़ा है शिक्षा। 70 साल देश आजाद हुआ तब से सरकारी शिक्षा का निरंतर डिटेरिएट हुआ। पिछली सरकारों ने कभी कोई काम नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में समय क्यों लग जाता है भाई? तिवारी जी, शशिकांत तिवारी जी, तिवारी जी, इसकी शुरुआत भी नहीं हो पा रही है। जो हाँ सुनिए, एक शुरुआत हुई थी, मैं उसको बताना चाहूंगा अभी आपको। एक शुरुआत हुई कि योगी जी जब योगी सरकार 1 बनी थी, तो योगी जी ने सभी विधायकों से कहा कि अपने विधायक निधि से आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों को ठीक कराइए और इतनी सुविधाजनक करिए कि वहां के आसपास के बच्चे उसमें पढ़ने में अपनी रुचि जताएं। तो सभी विधायकों ने कुछ 1-1, 2-2 विद्यालयों को गोद लिया, इससे अधिक भी लिया और विद्यालयों को ठीक करके, और जो सर्व शिक्षा अभियान का स्कूल चले हम अभियान है, उसमें विधायकों को भी लगाया गया, आह्वान किया गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कि तिवारी जी, तिवारी जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माफी के साथ। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। उसके पीछे मुझे लगता है आशा ये रहा होगा कोर्ट का कि अगर डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा तो वो स्कूल अपने आप ठीक हो जाएगा। आज भी वो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है, लगभग 11-12 साल हो गए उस ऑर्डर को, आज भी वो स्टैंड कर रहा है। उसमें कंप्लायंस क्यों नहीं किया जा रहा?
मुझे लगता है, मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है उसकी तो कि चर्चा भी नहीं होती है ना सत्ता पक्ष के द्वारा ना विपक्ष तिवारी जी, के मेरी द्वारा। अपनी पर्सनल सोच ये है कि अगर बड़े अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने शुरू कर दें तो अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अपने आप स्कूल में जो है टीचर समय से पहुंचने लगेंगे, पढ़ाई सब टनाटन हो जाएगी। और यह भी सही बात है कि प्राइवेट स्कूल से ट्रेंड टीचर जो है वो सरकारी स्कूलों में है। और ये शशिकांत जी, बिल्कुल, जल्दी से देखिए- जवाब दे दीजिए, समय की कमी है जी। हाँ, नरेंद्र भाई, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ऐसा हो जाए, देखिए कोई भी जो डीएम है, जो आईएएस है, पीसीएस है, जो जनप्रतिनिधि हैं, ये समाज के अगुवा होते हैं और इनको देख करके दूसरे लोग भी उस कार्य को करते हैं। निश्चित रूप से अगर ये लोग अपने बच्चे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो समाज के दूसरे लोग भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका माहौल बनाने में समय लगता है, तो निश्चित रूप से यह माहौल बनाना चाहिए। और मैं आपके सुझाव को पुनः मैं अपने पार्टी के उचित फोरम पर मैं भी रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह समाज के लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसे सुझाव आप जैसे वरिष्ठ लोगों से अगर आता है तो उसको निश्चित रूप से उचित फोरम पे हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे बहुत बहुत और धन्यवाद। इससे प्रदेश का भला होगा। ठीक है, फाइनल रिएक्शन दीजिए जल्दी से अपना, शशिलेंद्र यादव जी। देखिए अदिति जी, अभी पत्रकार महोदय शिक्षा की बात कर रहे थे, विद्यालयों की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 9 वर्ष इस प्रदेश में हो गए हैं और 2014 के बाद से इस देश में माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश में 93,000 प्राइमरी विद्यालय या तो मर्ज हो गए या तो बंद हो गए, और केवल उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालय या तो बंद हो गए या मर्ज हो गए। भाई ऐसे 10 वर्षों में कौन सी व्यवस्था आ गई? जिन प्राइमरी विद्यालयों से पढ़कर लोग आईएएस, पीसीएस और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर वो विद्यालय बंद हो गए। उन विद्यालयों में कौन लोग पढ़ते थे? गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, और जो हमारे सवर्ण भाई उनके गरीब बच्चे, जो गरीब सवर्ण है उनके बच्चे पढ़ते थे। ऐसी क्या व्यवस्था आ गई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? 27,000 विद्यालय या तो मर्ज हो गए या तो बंद हो गए। देखिए आरती जी, कोई देश तभी उन्नति कर सकता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कोई सरकार काम करे। देखिए मंदिर मस्जिद अलग मुद्दे हैं, श्री राम जी को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन राधा वोट कृष्ण कहाँ? कमराज हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वोट भी तो नहीं मांगे जाते नहीं हैं ना। मिलता नहीं, वोट जनता नहीं देती। मांगे जाते हैं किस पर? आपकी जाति क्या है, आप किस समुदाय से आते हैं, आप किस क्षेत्र से आते हैं। ऐसे ही तो राजनीति होती आई है ना। एम-वाई समीकरण ऐसे ही तो नहीं बना लिया था आपने। आदित्य जी, हाँ, जब इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आप देखिए विकास के मामले में, अगर हम जात की राजनीति करते, विकास क्यों करते? आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, आप देखिए मेट्रो बना दिया, 22 महीने में आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया, फाइटर ऐसी रोड बनाई जिसपे फाइटर प्लेन उतार सकते हैं आप। तमाम ऐसे आप देखिए, लखनऊ में लोक बंधु अस्पताल बन गया, IT हब बन गया, मेदांता अस्पताल बन गया। कितने मैं आपको बताऊं, 10-90 सेवा हुई। जो हमारी बहनों के साथ कोई अत्याचार करता था, और मैं अभी देख रहा था 10-90 की गायत्री संघर्ष कर रही थी तो योगी सरकार उन पर लाठी चला रही थी जैसे कोई आतंकवादी को पीटता है। वो सिर्फ क्या चाह रही थी? वो ये चाह रही थी कि मेरा मानदेय बढ़ जाए। 108 सेवा चलाया, 100 सेवा चलाया। मैं कितने काम बता दूं आरती जी। अगर विकास के नाम पे हमारे मुख्यमंत्री की सोच ना होती, माननीय अखिलेश यादव जी की, तो विकास क्यों करते? ठीक है, किसने कितना विकास किया है ये तो जनता इसका जवाब 27 के चुनाव में दे ही देगी। वक्त बताएगा कि कौन किसको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का सिंहासन मिलेगा, किसके माथे पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश का ताज जो है वो सजेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो देखिए 27 की लड़ाई से पहले सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में जो गर्मी है वो भी अपना प्रचंड रूप धारण किए हुए है, दूसरी तरफ जो सियासत है वो भी गर्माती जा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल की धरती पर हुंकार भरी, दूसरी तरफ विपक्ष पीजीए का राग अलापता नजर आ रहा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखना है होगा कि 27 की लड़ाई कितनी इंटरेस्टिंग होती है, कितनी दिलचस्प होती है और किसे जनता अपना किंग चुनती है। फिलहाल हमारे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए।